नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सार्थक संवाद और हमारे साथ हैं कुमार सर्वेश सर, जाने माने शिक्षाविद। और हम आपसे बात करेंगे आज जो अभी के माहौल में, जो हाल के दिनों में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर को जो एक बहस खड़ा किया जा रहा, हम समझ पा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में ये एक सुंदर शब्द के रूप में लिया जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम को, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो हम चाहेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, एक मतलब सरल भाषा में, जैसा कि आप सरल भाषा में ही कंसेप्ट को क्लियर करते हैं लोगों के बीच में, तो हमारी इच्छा है कि आप सरल भाषा में कॉलेजियम सिस्टम को हमें समझाते हुए हमारे श्रोताओं को आप समझाने का प्रयास करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉलेजियम जो है वह कुछ लोगों का समूह है, न्यायाधीशों का समूह है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के मामले में 4 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं कॉलेजियम में, जिनमें नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो भी शामिल होते हैं। और अगर हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं जो उस कॉलेजियम में शामिल होते हैं। तो होता यह है कि जजों का यह समूह जो है वह किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करता है और उन अनुशंसाओं के आलोक में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर मूल प्रश्न जो है, मूल प्रश्न कहीं बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मूल संविधान में कॉलेजियम की कहीं पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। मूल जो संविधान था, मूल संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और उस नियुक्ति के क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लिया जाएगा। अगर देखें तो 1970 के दशक में जब श्रीमती इंदिरा गांधी मजबूती से उभरती हैं तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो प्रशासन है उसकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और प्रशासन की राजनीतिक प्रतिबद्धता होगी तो वह सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होगी, और बेसिकली सरकार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं बल्कि उस राजनीतिक दल के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए जो शासन कर रही है। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी अर्थात ब्यूरोक्रेसी की राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात होती थी। तो 70 के दशक में श्रीमती गांधी ने कमिटेड जुडिशियरी की बात की। जिस तरह प्रशासन की राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए उसी तरह न्यायपालिका की भी जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और इसी के मद्देनजर न्यायपालिका की राजनीतिक प्रतिबद्धता को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सत्तारूढ़ दल के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नियुक्तियों में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा रद्दोबदल किए गए। व्यावहारिक धरातल पर सीनियरिटी को ओवरलुक करके ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना जो कहीं न कहीं सरकार के गुड फेथ में थे। तो कहीं न कहीं इसके कारण क्या होता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। धीरे धीरे यह गंभीर प्रश्न बनता है। कार्यपालिका और विधायिका धीरे धीरे कमजोर भी पड़ती है। तो इसी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मसला आता है। उसी मसले में जो है कॉलेजियम की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। इस कॉलेजियम के आने के बाद जो है समस्या यह उभर करके सामने आती है कि संविधान का जो संतुलन था न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, जो अब तक कार्यपालिका के पक्ष में था, वह न्यायपालिका के पक्ष में शिफ्ट करता है। क्योंकि न केवल कॉलेजियम का गठन होता बल्कि कॉलेजियम की राय को सरकार के लिए बाध्यकारी बना दिया जाता है। और अल्टीमेटली देखा जाए तब पिछले करीब कॉलेजियम के पिछले 3 दशकों के जो अनुभव रहे हैं
उसके पॉजिटिव भी हैं, उसके निगेटिव भी हैं। पॉजिटिव यह है कि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि कहीं न कहीं न्यायपालिका में भाई भतीजावाद की बात आती है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात आती है, न्यायपालिका में मतलब अयोग्य, अक्षम, भ्रष्ट लोगों के पहुंचने की बात आती है। तो ये समस्याएं भी उभर करके सामने आई हैं। दूसरा कंटेक्स्ट कॉलेजियम के कंटेक्स्ट में, दूसरी बात जो कॉलेजियम के संदर्भ में देखी जानी चाहिए वह यह कि कॉलेजियम सिस्टम जो अभी काम कर रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि सरकार और प्रशासन, सरकार और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों के बीच अगर मतभेद होते हैं किसी नाम पर, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए उस मतभेद को सुलझाया जाए। इसके कारण समस्या क्या आती है, जब तक बार्गेन नहीं हो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, तब तक देखा जाए न्यायिक नियुक्तियां टलती रहती हैं, डिले होता रहता है। और इसलिए देखेंगे कि उच्च न्यायपालिका में, चाहे हाईकोर्ट की बात करें चाहे सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, दोनों जगहों पर देखा जाए तो न्यायिक रिक्तियों की समस्या एक बड़ी समस्या है। एक तो पेंडिंग केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से सैंक्शन पोस्ट उस हिसाब से कम है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और जो सैंक्शन पोस्ट भी हैं नियर अबाउट 1/3 पोस्ट वैकेंट है, जो कि एक नई समस्या को जन्म दे रहा है। तो ये बातें हुई कॉलेजियम सिस्टम के पॉजिटिव और निगेटिव के कंटेक्स्ट में। बेसिकली अभी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के टकराव चल रहा है सरकार के बीच और न्यायपालिका के बीच, अगर देखा जाए तो दोनों में से कोई पूरी तरह से सही नहीं है। सरकार के पक्ष भी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, संवैधानिक संतुलन बिगड़ा 1993 में कॉलेजियम सिस्टम के आने के बाद, सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रिवाइव करना चाह रही है, उसको पुनर्बहाल करना चाह रही है। अर्थात कार्यपालिका की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो गौण पर गई है उसको प्रमुख बनाना चाहती है, और न्यायपालिका की भूमिका गौण से सेकेंडरी से प्राइमरी जो हो गई उसको एक बार फिर से परामर्शकारी या कंसल्टिंग रोल में न्यायपालिका को लाना चाहती है। लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रिवाइव करना नहीं, संविधान के संतुलन को पुनर्बहाल करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जो उभर करके सामने आ रहा है कि सरकार न्यायपालिका को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, न्यायिक निर्णयों को अपने तरीके से प्रभावित करना चाहती है, और इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर निश्चित तौर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो न्यायपालिका की भी अपनी समस्या है। न्यायपालिका कहीं न कहीं जो है, जब जुडिशियल रिफॉर्म की बात आती है तो जुडिशियल रिफॉर्म के मसले पर न्यायपालिका हमेशा बैकफुट पर होती है। न्यायपालिका में सुधारों की बात आती है तो वहां पर न्यायपालिका हेजिटेंट दिखाई पड़ती है। और इस एपिसोड में कहीं न कहीं न्यायपालिका अपने वर्चस्व को सुनिश्चित करना चाहती, बनाए रखना चाहती, संवैधानिक संतुलन को अपने पक्ष में सुनिश्चित करना चाहती। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों के अपने अपने लिमिटेशन हैं। अब सवाल एक नया उठता कि अगर न्यायपालिका भी कहीं पर गलत है, सरकार भी कहीं पर गलत है, तो वर्तमान परिदृश्य में होना क्या चाहिए। तो दो बातें मैं कहना चाहूँगा। कॉलेजियम सिस्टम जो है, कॉलेजियम की जो व्यवस्था है, अगर देखा जाए तो स्थिर नहीं है। 1993 में जो कॉलेजियम का आविर्भाव होता, 1998-99 में जो एक बार फिर से न्यायाधीश की नियुक्ति पर विवाद उभर करके सामने आता, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं तो उसने कॉलेजियम सिस्टम को रिडिफाइन किया। पहले कॉलेजियम 3 मेंबर होता था, CJI + 2 सीनियर मोस्ट मेंबर। अगर देखा जाए 1998 में आकर के जो जजमेंट आता है, कॉलेजियम को सुप्रीम कोर्ट के जज के कंटेक्स्ट में विस्तार दिया जाता है। अब वह 5 मेंबर होता है, CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। दूसरा, कॉलेजियम के कंटेक्स्ट में देखा जाए, पहले क्या होता था कि कॉलेजियम की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी। मतलब कॉलेजियम ने नाम रिकमेंड किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस नाम को भेज दिया अपनी राय के साथ।
और सरकार उस राय को मानने के लिए बाध्य थी। 1998 में यह इंश्योर किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल अपनी राय नहीं भेजेंगे, बल्कि अपने साथ साथ कॉलेजियम के अन्य सदस्यों की जो राय है वो भी भेजेंगे और यह इंश्योर करने की कोशिश की गई कि जो राय भेजी जाएगी वो लिखित फॉर्म में भेजी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो प्राइमेसी थी वो घटी नहीं, कॉलेजियम सिस्टम की फंक्शनिंग को ज़्यादा स्पष्ट बनाया गया, ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया, ताकि सरकार के सामने कॉलेजियम की राय के साथ साथ कॉलेजियम के हर मेंबर की क्या राय है, अगर वो इंडोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सारी वस्तु स्थिति सरकार के सामने मौजूद हो। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक और बात कहा गया कि अगर कॉलेजियम का कोई भी 2 मेंबर, 5 सदस्यीय कॉलेजियम का कोई भी 2 मेंबर किसी नाम से असहमत है तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इसके जरिए देखा जाए तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कॉलेजियम के सदस्य जो भी निर्णय लें, जहां तक संभव हो सके आम सहमति से निर्णय ले लें। मतलब एक से ज्यादा मेंबर असहमत नहीं हो सकते, अदरवाइज उस नाम को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉलेजियम सिस्टम भी रिडिफाइन होता रहा, बदलता रहा। न्यायपालिका ने तमाम सीमाओं के बावजूद खुद को भी चेक एंड बैलेंस करने का काम किया। हाँ, उसके बावजूद समस्या बनी हुई है। न्यायपालिका से मुझे लगता है एक चूक हुई 2015 में, जब सरकार ने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया को बदलने के लिए 99वां संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस किया। वो पारित भी हो गया और उसके जरिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नियुक्ति आयोग का गठन होना था। न्यायपालिका को उस आयोग की संरचना को लेकर, उसके कुछ फंक्शनिंग को लेकर के न्यायपालिका की अपनी आपत्तियां थी। मुझे ऐसा लगता कि न्यायपालिका से चूक वहां पर यह हुई कि न्यायपालिका को पूरे के पूरे संशोधन अधिनियम को खारिज नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके विवादास्पद प्रावधानों को खारिज करना चाहिए था और सरकार को एक मौका देना चाहिए था, ताकि जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज हैं या स्ट्रक्चरल जो ऑब्जेक्शन है, जैसे जो 6 सदस्यीय आयोग होता उसमें एक विधि में मंत्री मेंबर होते और 2 एक्सपर्ट सदस्य जो होते, उनका अपॉइंटमेंट जो है वह पॉलिटिकल होता। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, और एक सीजेआई, तीनों मिलकर के उसका अपॉइंटमेंट करते। सेलेक्ट कमेटी जो होती, तो सेलेक्ट कमेटी में 2 लोग तो पॉलिटिकल हो गए, जुडिशरी का एक ही प्रेजेंट रहा। डाउट इसलिए बढ़ा क्योंकि उसमें कहा गया कि अगर सरकार किसी नाम को लेकर के ऑब्जेक्शन देती है तो ऐसी स्थिति में एक भी सदस्य उस नाम से, एनजेएसी के एक भी सदस्य अगर उस नाम से असहमत हैं तो उस नाम को दोबारा रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि अगर विधि मंत्री जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नाम से असहमत है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और कितनी भी कोशिश पूरी कॉलेजियम कर ले, आयोग कर ले, उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो ये एक तरह से सरकार को वीटो अधिकार देना था। लेकिन उसी जजमेंट में कॉलेजियम सिस्टम के रिव्यू की भी बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिव्यू का प्रोसेस भी शुरू किया गया। फिर आप देखेंगे कि एक ज्ञापन होता है, मेमोरेंडा ऑफ प्रोसीड्योर, ठीक है, ज्ञापन प्रक्रिया जो है उस पर चर्चा शुरू होती है और कहीं न कहीं दोनों, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका भी, दोनों लगातार इस कोशिश में है कि सरकार चाह रही है कि हम अपने न्यायाधीश की नियुक्ति में अपर हैंड हम अपना इंश्योर करें, हमारी बातें प्रिवेल करें। न्यायपालिका चाह रही है कि नहीं, हमारी जो प्रमुखता बनी हुई है वो बनी रहे। अभी एक अच्छा, मतलब न्यायपालिका ने एक अच्छी पहल की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं, उन्होंने कॉलेजियम के माध्यम से एक पहल यह की कि न्यायपालिका के द्वारा जिस नाम को रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है, अगर सरकार ने उस नाम को लेकर के आपत्ति की है, IB की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट CBI की है, उस रिपोर्ट को सरकार के द्वारा जो आपत्ति की गई है उस आपत्ति को रिस्पॉन्ड करते हुए इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम पब्लिकली उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जितने विवाद आ रहे हैं,
लगातार आप देखेंगे विधि मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, मतलब जो इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, लगातार न्यायपालिका को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर में न्यायपालिका को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, उसे विलेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 2-3 दिन पहले न्यायपालिका के द्वारा जो पहल की गई कि सारी रिपोर्ट को और सारे रिकमेंडेशन को, आपत्तियों के जवाब को वह पब्लिक स्पेस में ले जाएगी, मुझे लगता है न्यायपालिका का यह पहल स्वागत योग्य है। इससे कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसकी स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, और कहीं न कहीं न्यायपालिका को जो है डिफेम करने की जो कोशिशें चल रही हैं, डिफेम करने वाले को भी उसका करारा जवाब मिलेगा। मतलब एक मोटा मोटी इन ब्रीफ, सहज और सामान्य शब्दों में ये चीजें कही जा सकती। यदि देखा जाए तो यहाँ पे यदि इस मसले का हल यदि कहा जाए तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, हल की दिशा में जो टकराव जो है, हाँ, उसमें क्या होना? देखिए, टकराव हमेशा गलत नहीं होता, ठीक है। टकराव का एक सकारात्मक पक्ष यह होता है कि अगर टकराव नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो टकराव, इसको मुझे लगता है निगेटिवली ना लेकर के पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए, ये एक। दूसरा, अगर जुडिशियरी ने कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई पूरी की पूरी कार्यवाही को, तर्कों को पब्लिक स्फीयर में ले जाने का निर्णय लिया गया है, तो मेरे ख्याल से यह एक स्वागत योग्य कदम है। अब सरकार के ऊपर दबाव होगा कि अगर वो किसी नाम को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं तो उनके पास तर्कसंगत आधार होने चाहिए। जैसे मैं रेफर करूंगा, अभी इसी मसले में दिल्ली हाईकोर्ट में सौरभ कृपाल को न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम ने रिकमेंड किया। सरकार अपनी आपत्ति दे रही है, 2 आधार पर सरकार ने रिजेक्ट किया। पहला आधार उसका है कि सौरभ कृपाल जो है समलैंगिक है, और दूसरा तर्क है कि उनका पार्टनर जो है विदेशी है। इन 2 आधारों पर सरकार ने उनके नाम को रिजेक्ट किया है। और कॉलेजियम ने सरकार की आपत्तियों को जो रिस्पॉन्ड किया, ऑलरेडी आप देखेंगे धारा 377 जो होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करती है, पहले ये अपराध था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस चीज को समाप्त किया, क्योंकि सेक्स का चॉइस हमारा इंडिविजुअल चॉइस है। हम समान लिंग वाले के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशन को स्थापित करना चाहते, हम विपरीत लिंग वाले के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करना चाहते, या फिर हमारे सेक्सुअल रिलेशन समान और विपरीत लिंगी दोनों के साथ हो। इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो किसी को अगर देखा जाए, आर्टिकल 21 जो गरिमा में जीवन के अधिकार की बात करता है, और सेक्स जिसका संबंध राइट टू प्राइवेसी से जाकर जुड़ता, किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी को जो है से वंचित उसे कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इससे व्यक्ति की गरिमा प्रभावित होगी। और दूसरी चीज किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर कि उस व्यक्ति का पार्टनर विदेशी है, हम उसे सारी योग्यता के बावजूद पोस्ट होल्ड करने से रोक दें, मेरे ख्याल से यह सही नहीं है। अगर यही करना है तो आप जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आप ये प्रोविजन कर दीजिए कि उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा जिसका पार्टनर देसी हो, भारतीय हो। अगर विदेशी पार्टनर होगा या उसके रिलेटिव में कोई भी विदेशी पार्टनर होंगे तो हम उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड फॉर्म में कल ये भी समस्या उभर करके सामने आज 2 और जज कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, जिनके नाम को इस आधार पर सरकार ने रिजेक्ट किया कि उन्होंने अपने किसी पोस्ट में जो है वो कॉलेज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेज की बढ़ती हुई संख्या जो है, इस पर उन्होंने पोस्ट लिखा था और इस संदर्भ में आलोचनात्मक रुख अपनाया था। एक जज को इसलिए
रिजेक्ट उसके नाम को किया गया कि शायद उन्होंने किसी पोस्ट पर सरकार और मोदी जी के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ, कुछ कमेंट लिखे थे, जिसको आधार बना करके उनके नाम को रिजेक्ट किया गया। तो सवाल यह उठता, हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं? क्या भारत में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है? क्या भारत का संविधान प्रिवेल कर रहा है? क्या भारत का शासन आने वाले दिनों में संविधान के अनुसार चल पाएगा, या भारत का शासन एक व्यक्ति की सनक पर आधारित होगा? चाहे वह व्यक्ति जो है वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। कॉलेजियम का कंसेप्ट यही कहता है कि आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जब होती तो हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने की स्थिति में होते, और एक दूसरे की जो कमियां होती हैं हम उनको चेक करने की कोशिश में होते। तो मुझे लगता है कॉलेजियम को रिव्यू किया जाना चाहिए। सुधार के प्रयास भी चल रहे हैं, इन पर प्रक्रिया जारी है, लेकिन मूल समस्या इंटेंशन की है। इंटेंशन को लेकर के दोनों स्तर पर समस्या है, जुडिशरी के फ्रंट पर भी, सरकार के फ्रंट पर भी। और वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो हमें लगता है कि आज के राजनीतिक माहौल में, आज की परिस्थितियों में सरकार की तुलना, कार्यपालिका की तुलना, न्यायपालिका जो है वह कहीं ज्यादा भरोसा पैदा कर पाने में समर्थ है। इसलिए न्यायपालिका की कमियों के बावजूद हमें न्यायपालिका के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का।